हाँ तो बच्चों आगे चालू कर रहे हैं। देखो रिवर्स चार्ज चल रहा था, क्या बोला मैंने रिवर्स चार्ज के अंदर, जहां सप्लायर को की जगह गवर्नमेंट को भरोसा किस पे होता है, रिसीवर पे। अब रिसीवर पे गवर्नमेंट को कहां कहां भरोसा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में, ट्रक वालों के केस में कब भरोसा होगा, जब सप्लायर ट्रक वाले 5% में कवर होंगे और आप 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी में आते हो तो रिवर्स चार्ज है। सेकंड अपन ने भी पढ़ा था उसके अंदर, सेकंड भी हो गया अपना। अब उसके बाद आगे चलते हैं अपन, ठीक है। सेकंड इंश्योरेंस एजेंट और बैंकिंग का था ना, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी जिम्मेदार थी टैक्स के लिए। अब आगे चलते हैं कि फर्दर 6-7 केस और है जहां पर भी गवर्नमेंट कहती है सप्लायर पे नहीं, भरोसा किस पे है, रिसीवर पे। तो ये सारे पॉइंट एज इट इज मल्टीपल चॉइस के लिए भी ध्यान रखना है, और किसी के अगर थ्योरेटिकल है तो ये पूरे पॉइंट आ जाए, लिखने को आ जाए कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे कहां-कहां टैक्स लगता है, एक्सप्लेन करो, तो ये सब पॉइंट लिखने पड़ेंगे, है ना। तो चलो 1 बाय 1 करके चालू करते हैं। फर्स्ट, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर टू एनी कंपनी। सिंपल सी बात क्या है बच्चों, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो कंपनी देती है तनख्वाह, और तनख्वाह पर जीएसटी नहीं है, मैंने बताया था ना 7 सबसेक्शन 2 में आता है। लेकिन ये कौन सा डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसको मिलती है फीस। एक कंपनी के अंदर 50 डायरेक्टर है, कंपनी सबको फीस दे रही है, सब पर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम तो उन 50 डायरेक्टर के पीछे नहीं भागेंगे, हम तो कंपनी को ही बोल देंगे कि उस 50 डायरेक्टर की फीस का जीएसटी आप लाके दो। तो सिंपल सी बात है, बात खत्म। अगर एग्जाम में आता है कि डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस दी, तो डायरेक्टर नहीं, कंपनी डायरेक्ट वो टैक्स किसको जमा कराएगी, गवर्नमेंट को। डायरेक्टर को देके वेट नहीं करेगी गवर्नमेंट के कब वो डायरेक्टर हमारे पास लाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस बाय ऑथर, म्यूजिक कंपोजर और आर्टिस्ट। मतलब जैसे एक टी सीरीज है, टी सीरीज को मूवी बनानी है, मूवी के लिए एक्टर भी चाहिए, म्यूजिक कंपोजर भी चाहिए, फिर वो स्टोरी राइटिंग वाला भी चाहिए, तो इन सब को बुलाया, तो ये वो सब लोग का है सप्लायर, और वो जो टी सीरीज है जो मूवी बना रही है वो है रिसीवर। अब वो टी सीरीज वाला क्या कहता है कि टी सीरीज को गवर्नमेंट क्या कहती है कि इतने सारे लोगों को अपॉइंट कर रखा है, तो ये करेगा तो वो करेगा, सबको पैसे दे रहे हो, हमारा हिसाब नहीं बैठता, आप इन सब लोगों की फीस का टैक्स आप ही देना। इसका मतलब कौन टैक्स देगा, म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर। तो मूवीज के केस में म्यूजिक कंपनी और जो प्रोड्यूसर होता है वो बंदा सब लोगों का टैक्स पे करेगा, डायरेक्ट जमा कराएगा, टैक्स तो वही देगा, गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट वही जमा कराएगा जो फीस उसने ऑथर, म्यूजिक कंपोजर या आर्टिस्ट को दी। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस बाय ट्रिब्यूनल और बाय एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो, कोर्ट के पास जाना, वकील के पास जाना, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कोर्ट क्यों बनाई गई, आपको आपका हक दिलाने के लिए, आम जनता के फायदे के लिए। और इधर तो क्या हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, कुछ जगह बिजनेस एंटरप्राइज का एक कंपनी है, उस कंपनी का दूसरी कंपनी पैसे खा गई, तो हम कोर्ट से थोड़ी पूछ के पैसे दिए थे, लेकिन वो कंपनी है वो चली गई वहां पर कोर्ट में और बोली वो कंपनी पैसा नहीं दे रही, आप दिलवाओ। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कोर्ट आपके बिजनेस मैटर भी सॉल्व कर रहा है और फ्री में सॉल्व करे, नहीं बैठेगा। ऐसे केस में कोर्ट क्या कहती है कि हमारी जो फीस होगी, एडवोकेट की जो फीस होगी, उसका उस पर जीएसटी लगेगा, और वो जीएसटी हम देने नहीं जाएंगे। कोर्ट जज साहब क्या कहते हैं, आपको जो फीस हमें जमा करानी है वो फीस आप हमें दे दो, और उसका टैक्स हम नहीं, आप गवर्नमेंट के पास जमा कराना। बच्चों कोर्ट तो है सप्लायर, आप और रिसीवर, आप मतलब कौन, बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस एंटरप्राइज पर कौन सा चार्ज लग गया, रिवर्स। अब रिवर्स चार्ज के तहत बिजनेस एंटरप्राइज वो टैक्स जमा कराएगी गवर्नमेंट को। कौन सा टैक्स, उस फीस वाला टैक्स जो फीस किसको दी गई, लॉयर को या कोर्ट को डायरेक्टली दी गई। खत्म बात, आगे चलो। आगे है सिक्योरिटी सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये टीटी मतलब है टैक्सेबल टेरिटरी। अगर ये बिजनेस एंटरप्राइज बाहर है तो वो तो एक्सपोर्ट हुआ, तो जीएसटी नहीं लगता। क्लियर। नेक्स्ट है सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन। सिंपल पॉइंट, आईसीआईसीआई बैंक को 4 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 4 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि 4 सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं, किसी फर्म को बोलते हैं कि आपके यहाँ से 4 सिक्योरिटी गार्ड हमारे बैंक के बाहर भेज दो।
तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है उन 4 सिक्योरिटी गार्ड को जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका जीएसटी सिक्योरिटी गार्ड नहीं आप दोगे। मतलब कौन देगा? आईसीआईसीआई बैंक देगी। क्लियर? समझ में आ रहा? रिवर्स चार्ज आप तो दिमाग में लाओ, पैसे दे कौन रहा है? पैसे जो दे रहा है, फीस जो दे रहा है, वही जीएसटी देगा डायरेक्ट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लीज। ये कौन है? मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, एक आशापूर्ण बिल्डर आया, उसने बोला ये जमीन मुझे दे दो, मैं इस पर फ्लैट्स बनाऊंगा। मैंने कहा पूरी तो नहीं बेचूंगा, लीज पे दूंगा, और लीज है 50 साल की। तो गवर्नमेंट कहती है मैंने पैसे लिए होंगे आशापूर्ण वाले से, पैसे मैंने लिए तो मैं हूं सप्लायर, और वो आशापूर्ण वाला क्या कहलाएगा? रिसीवर। गवर्नमेंट क्या कहती है? आशापूर्ण वाले को ऐसे केस के अंदर टैक्स आप जमा कराना, डायरेक्ट हम उस लीज देने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? मेरे को फीस मिली, मैं हूं सप्लायर, आशापूर्ण है रिसीवर, लेकिन आशापूर्ण को टैक्स जो प्रमोटर, जो आशापूर्ण वाला है उसको बोलेंगे गवर्नमेंट प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जो प्रमोट करेगा, डेवलप करेगा, उसको जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा कराना है, मुझे नहीं कराना है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट ने खुद को भी फ्री कर। बहुत सर्विसेज ऐसी है बच्चों, बहुत सर्विसेज ऐसी है जहां सर्विस गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती है सर्विस तो गवर्नमेंट तो है सप्लायर, और आप कौन हो? रिसीवर। तो आप मेरी बात समझो, गवर्नमेंट कहती है कि अगर सर्विस हम दे रहे हैं तो उस केस के अंदर हम झंझट नहीं पालेंगे, आप हमें पैसे दो, उसका टैक्स हम जाकर खुद ही के अकाउंट में जमा करें। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? ढंग से सुनना, अगर सर्विस हमने दी है किसी बिजनेस एंटरप्राइज को, आम जनता को तो देनी पड़ेगी, आम जनता पर टैक्स कैसे थोपे डायरेक्ट? अगर सर्विस हमने दी है किसी बिजनेस एंटरप्राइज को, मतलब बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से क्लियर ज्यादा होगा, एयरटेल का ले लो। एयरटेल गवर्नमेंट के पास आई और बोला कि मुझे 5G का नेटवर्क लगाना है, आप लाइसेंस दो। गवर्नमेंट ने कहा लाओ 500 करोड़ रुपए लाओ, लाइसेंस ले जाओ। एयरटेल ने 500 करोड़ रुपए दिए गवर्नमेंट को और लाइसेंस ले लिया। सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट। रिसीवर कौन है? एयरटेल। और गवर्नमेंट कहती है एयरटेल वाले को इस 500 करोड़ का जो जीएसटी है आप हमें ना देके डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में आप ही जमा करो, हम वो हेडेक नहीं पालेंगे। क्लियर? समझ में आया? लेकिन गवर्नमेंट जो आप पे बर्डन ढोल रही है कि जो टैक्स गवर्नमेंट को लेके खुद को जमा कराना था आप पर थोप दिया, छोटे मोटे कामों में नहीं थोपेगी। छोटे मोटे काम कौन से होते हैं? स्पीड पोस्ट कराना, छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का, मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी का पेमेंट करना, या इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट पे देना। गवर्नमेंट अगर रेंट पे दे तो इस केसेस के अंदर रिवर्स चार्ज नहीं है। मेरी बात वापस सुनो प्लीज, टॉपिक टफ है तो ढंग से समझना पड़ेगा। पहले क्या देखोगे? सर्विस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। फिर देखो सर्विस मिल किसको रही है, कि भाई बिजनेस एंटरप्राइज को मिल रही है। सर्विस अगर बिजनेस एंटरप्राइज को मिल रही है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और जीएसटी कौन देगा? बिजनेस एंटिटी देगी। लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ हो कि देने वाली है गवर्नमेंट, मिल रहा है बिजनेस एंटिटी को, लेकिन वो सर्विस पोस्ट ऑफिस की है, ट्रांसपोर्ट की है, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अब ये मत सोचना तो क्या होगा सर, तो क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब टैक्स कौन देता है नॉर्मली? सप्लायर। तो ये वो केसेस हुए बच्चों जहां पर टैक्स सप्लायर नहीं, कौन देगा? रिसीवर। मूवीज के केस में प्रोड्यूसर दे रहा है, क्या बोलते हैं कोर्ट के केस में जो बिजनेस एंटिटी गई है। कहने का मतलब एक पॉइंट हटवाने के लिए, मैक्सिमम जगह जहां बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, मैक्सिमम केसेस में उल्टा होता है। उल्टा मतलब टैक्स कौन देता है? रिसीवर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बिजनेस एंटिटी को भरोसा है भाग के जाएगी का। तो शायद ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये सारे टॉपिक क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे ये चैप्टर तो खत्म हुआ रिवर्स चार्ज। अब आपका नया चैप्टर, नया चैप्टर क्या है आपका? ये है आपका नया चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई। अब नया चैप्टर है। हर चैप्टर को बनाने से पहले उस चैप्टर की वजह समझो, किस वजह से गवर्नमेंट ने ये चैप्टर बनाया। अगर वजह ही समझ में नहीं आती बच्चों तो ये वीडियो कितनी बार भी देख लो, समझ में नहीं आएगा कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन वजह समझते हैं।
कि टाइम ऑफ सप्लाई की गवर्नमेंट को जरूरत कहां पड़े। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, अब तक ये क्लियर हो चुका है कि जीएसटी सप्लाई पे लगता है, समझ में आ गया। सप्लाई पे लगता तो है लेकिन देना कब है, ड्यू कब हो गया पता ही नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूं पता ही नहीं, या क्या समझ में आ रहा है वो सुनो। मैं सपोज करो आपका एग्जांपल लेता हूं, 1 जुलाई को आप लोग यहां आने चालू हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, 1 नवंबर से इंस्टीट्यूट खुल गए, आप आना चालू हो गए। 1 दिसंबर को आपकी फीस आ गई, ट्यूशन चालू हुआ, फीस आई 1 दिसंबर को। 1 जनवरी को हमने आपको इनवॉइस दी, हमारा बिल थमा दिया कि ये हमारा टोटल बिल बनता है। फीस दी थी जब कहा था अभी रुक जाओ, इनवॉइस बाद में दे देंगे। और 1 फरवरी को आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। 4 सिचुएशन आ रही है। पहला, ट्यूशन चालू हुआ, फीस आई, इनवॉइस आया और ट्यूशन कंप्लीट हुआ। चारों के महीने अलग अलग, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चारों के महीने अलग अलग, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इन चारों महीने, एक्चुअल में आगे चल के अपन पढ़ेंगे, जीएसटी महीने टू महीने गवर्नमेंट को जमा कराना, नॉर्मली 7 तारीख, इस महीने का टैक्स अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4 तारीखें हैं वो 4 अलग अलग महीनों में आ रही है। तो टैक्स कौन से महीने का आपको कब जमा कराना है। मतलब आपकी फीस है फॉर एग्जांपल 10,000 की फीस पे जो जीएसटी लग रहा है, बच्चों अच्छे से समझना, इस फीस का टैक्स नवंबर का माना जाएगा, दिसंबर का, जनवरी का या फरवरी का। कौन से महीने मैं लायबल हूंगा इस 10,000 की फीस पे गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए, क्योंकि सिचुएशन बड़ी टिपिकल हो गई है। जब आप आए उस महीने ड्यू मानो, जब आपने फीस दी उस महीने ड्यू मानो, जब मैंने आपको इनवॉइस दिया तब ड्यू मानो, या कोर्स कंप्लीट हुआ तब ड्यू मानो। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो लोग फायदा उठाएंगे, लोग क्या करेंगे, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूं, मैं जो सबसे लास्ट डेट आ रही है वो डेट को ड्यू मानूंगा और टैक्स जमा कराऊंगा फेब का मार्च में जाके। तो गवर्नमेंट कहती यूं तो चल लिया हमारा देश, भाई जहां फीस पहले ही आ गई वो तो नाटक करके लेट जमा करा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा लोगों को बताना जरूरी है कि कौन से महीने आपका टैक्स ड्यू हो रहा है, कौन सी तारीख को ड्यू हो रहा है। वो तारीख जिस महीने से बिलोंग करती है उस महीने के अगले 7 तारीख 10 तारीख तक टैक्स जमा करना। लेकिन लोगों को बताओ तो सही कौन से दिन ड्यू होगा, तभी तो लोग समझ पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे लोग, चैप्टर बना। गवर्नमेंट ने चैप्टर बनाया टाइम ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर बच्चों सुनना, ये चैप्टर 2 चीजें सिखाएगा। पहले तो अपन सीखने जा रहे हैं वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप पर जीएसटी लग जाए, ठीक है, प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप पर जीएसटी लग जाएगा। और फिर अपन एक और पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे कि अगर इन चारों तारीखों में रेट अलग अलग है, पहले जनवरी में अलग थी, फरवरी में अलग है, तो कौन सी रेट लेनी है। क्लियर, वो नेक्स्ट पोर्शन है। फिलहाल फर्स्ट पोर्शन चालू कर रहे हैं अपन। वो टाइम ऑफ सप्लाई मींस वो कौन सा दिन होने जाएगा, या वो कौन सा दिन होगा जिस दिन के होते के साथ गवर्नमेंट कहेगी भैया तेरे ऊपर इस दिन जीएसटी लग चुका है, और अब लग चुका है तो जमा कराना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो अपन देखते हैं एक एक करके। चार्ट है अपने, ये पहला चार्ट है अपना, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स वेयर लायबिलिटी इज अपॉन द सप्लाई। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड्स का केस है, सर्विस का, पहले ये देख लो, पढ़ते ही पता चल जाएगा वो माल बेच रहा है या वो प्रोफेशनल है। देख क्वेश्चन में आया वो गुड्स बेच रहा है, तो फिर अपन को केस ये कौन सा है, गुड्स का। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो लायबल हमेशा कौन होता है, सप्लायर। रिसीवर कब लायबल होता है, रिवर्स चार्ज में। कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये सब कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या माने, क्या सप्लायर ही लायबल होगा, क्योंकि स्पेशल केस तो अपन पढ़ चुके। क्लियर हुआ। ये चैप्टर तभी समझ में आता तब ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। तो ये क्लियर हो ही गया। तो आप सुनो,
टाइम ऑफ सप्लाई वापस बोल रहा हूं, हम पढ़ने जा रहे हैं गुड्स के केस में कौन से दिन कौन सी चीज होने पर गवर्नमेंट कहेगी तेरे ऊपर जीएसटी लग चुका है। अगर लायबिलिटी कौन है? सप्लायर, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो लायबल सप्लायर ही है। तो गुड्स के केस में 3 तारीखें आपको एग्जाम में भी निकालनी है, चाहे आप रफ में कैलकुलेट करो। 3 तारीखें कौन सी हैं? पहली तारीख इनवॉइस कब दिया, एग्जाम में दिया हुआ है इनवॉइस इस तारीख को दिया, तो जिस तारीख को इनवॉइस दिया वो यहां लिख दोगे। फिर एग्जाम में एक और तारीख दी हुई होगी, पेमेंट कब आया। पेमेंट कब आया उसमें 2 बातें हैं बच्चों। पेमेंट कब कैसे आता है? डायरेक्ट आजकल अकाउंट में आ जाता है, नहीं तो कैश कटता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एंट्री तो कर ली हमने रजिस्टर के अंदर, पैसे आ गए, लेकिन शो नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो प्लीज ये वाली तो ढंग से समझानी है, आपको इन 3 तारीखों को निकालना है। वापस बोल रहा हूं, आप देखने जा रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में कि कौन से दिन गुड्स पर जीएसटी लग जाएगा, कौन से दिन लगेगा, इन तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लीस्ट। तो ये 3 तारीखें निकालो, इन तीनों तारीखों का जो अर्लीस्ट होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। 3 में से एक तो बड़ी इजी है, जिस दिन इनवॉइस इशू किया, जो एग्जाम में दिया हुआ है लिख लिया। दूसरा है डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन पैसे मिले। पैसे किस दिन मिले कैसा पता चलेगा? जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी या जिस दिन आपके अकाउंट में आए, व्हिचएवर इज अर्ली। मतलब मेरी बुक्स में एंट्री 10 अक्टूबर को ही है कि 10 अक्टूबर को पैसे आ गए, लेकिन अकाउंट में 12 तारीख को शो कर रहा है, तो 10 और 12 व्हिचएवर इज अर्लियर, 10 तारीख को मैं पेमेंट दिखाऊंगा। तो यहां तो आ जाएगा 10 अक्टूबर, यहां आ जाएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, किस तारीख को इनवॉइस दिया, ये मान लो है 12 अक्टूबर, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। अब ये तीसरी डेट है, ये ही अपन को निकालनी है। ये 2 तो क्वेश्चन में दी हुई आएंगी, देख के पुटअप भी तो करनी है, इसी में दिमाग लगाना है। एक्चुअल में बच्चों मेरी बात सुनो, आज की प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, इतने महीने से ये जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें हम लोग भी कहते हैं कोई टैक्स वैक्स नहीं है, ट्यूशन इतना मुश्किल से चल रहा है, कोई कोचिंगें बंद हो रखी हैं, कोई टैक्स नहीं जमा कराना गवर्नमेंट को, होगा जो देखा जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में हम जीएसटी नहीं जमा कराना चाहते गवर्नमेंट को, क्या करेंगे पता है? जो भी बच्चा आप में से फीस देगा उसका ना तो बिल देंगे ना हम उसको कोई रसीद देंगे, ठीक है। हम कह देंगे कोई रिसिप्ट नहीं है बच्चों, आपकी फीस आ गई, हमने हमारे एक कच्चे अकाउंट्स में एंट्री कर ली, अब आपसे फीस हम नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, पैसे मिले उसकी एंट्री नहीं, इनवॉइस दे दिया उसकी एंट्री नहीं, गवर्नमेंट कहती है तो पागल बना रहे हैं हमको। तो गवर्नमेंट ने एक और डेट इंट्रोड्यूस कर दी, गवर्नमेंट ने कहा आप जानबूझ के बिल नहीं दे रहे सामने वाले को, तो याद रखना बिल नहीं दे रहे कोई बात नहीं, हमने एक डेट बना दी है, उस तारीख तक किसी हाल में बिल इशू हो जाना चाहिए, और अगर बिल इशू नहीं हुआ तो वही तारीख जो होगी वो लास्ट डेट ऑफ इशू और इनवॉइस बन जाएगी और वही टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। समझ में आया? ठीक है। गवर्नमेंट ने हम पर एक रिस्ट्रिक्शन थोप दिया कि इनवॉइस देते हुए लेट नहीं करोगे, और लेट करोगे तो इनवॉइस रखो अपनी जेब में। हमने तो इसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया है। तो कौन सी ऐसी डेट है? ये है लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस। आपको किसी हाल में इस तारीख से पहले पहले बिल देना है, दे दिया तो ठीक, वरना बिल अपने पास से रखो। अब कौन सी लास्ट डेट होती है? 2 बातें, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व्ड, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व्ड। अब ये क्या चीज है सर? मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड नॉट इन्वॉल्व्ड। मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल बेस्ट अमेज़न, आपने अमेज़न पे गए, आपने कोई गुड्स ऑर्डर किया तो ऑर्डर करते के साथ गुड्स उसमें आया, उसके अंदर 7 दिन बाद आएगा, लेकिन मैसेज आता है अगले दिन डिस्पैच कर दिया गया है, डिस्पैच कर दिया गया है, लेकिन आएगा 7 दिन बाद। तो मेरी बात सुनो बच्चा, इसमें अगर गुड्स आपके घर पे आता है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, और आप दुकान से लेने जाते हो तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। यही सिंपल कहानी है। तो अब एग्जाम में दिया हुआ कि बायर के घर तक गुड्स आएगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। तो जब अगर सेलर बोलता है कि मैं आपके गुड्स घर पे लाके दूंगा, तो उस सेलर को गवर्नमेंट कहती है कि देख सुन ले, उसके घर तक गुड्स पहुंचा रहा है, ठीक है अच्छी बात है,
लेकिन किसी भी हाल में बिल जो होगा वो डिस्पैच से पहले पहले, माल रवाना होने से पहले, पहुंचने से नहीं, रवाना होने से पहले पहले इशू करते हैं। मतलब डिस्पैच आपके अमेज़न पे आ रही है 13 अक्टूबर डेट और इनवॉइस 14 अक्टूबर को आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेज़न वाला 13 या उससे पहले इशू कर देगा, और अगर नहीं किया तो 13 अक्टूबर को ही लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस माना जाएगा। और अगर आपने पेमेंट मान लो बाद में दिया है तो फिर यही तारीख जो होगी वो क्या कहलाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब 13 अक्टूबर को टैक्स उस पर ड्यू हो जाएगा। क्लियर? और अगर वो 11 अक्टूबर को इशू करता है तो वेल एंड गुड, 11 अक्टूबर को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में आप जाते हो सप्लायर की दुकान पे गुड्स लेने, तो आपने जिस दिन गुड्स अपने हाथ में लिया उस दिन के बाद इनवॉइस नहीं इशू करोगे, उससे पहले पहले करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? मतलब आप खुद कह रहे हो कि सर हमने एक ज्वेलर से माना एक ज्वेलरी खरीदी थी, वो ज्वेलरी हमने 18 अक्टूबर को उसको डिलीवरी ले ली। ज्वेलर ने कहा था 5-7 दिन डिजाइनिंग में लगेंगे, तो 18 अक्टूबर को हम लेने चले गए। तो इनवॉइस जो होगा वो 18 अक्टूबर से पहले पहले का होना चाहिए। बाद का होगा तो 18 अक्टूबर ही लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। उसको करेंगे कंपेयर डेट ऑफ रिसिप्ट से और क्या लेंगे, व्हिचएवर इज अर्लीस्ट। क्लियर? समझ में आया? तो तीनों तारीखों में से व्हिचएवर इज अर्लीस्ट में क्या क्या देखते हैं, इनवॉइस कब दिया, पेमेंट कब आया, और इन दोनों को किससे कंपेयर करेंगे, इनवॉइस लास्ट टू लास्ट कब तक देना पड़ेगा। वो इनवॉइस कब तक देना है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ डिस्पैच। तो अब आपको फाइनली 3 तारीखें निकालनी है गुड्स के केस में। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो तो डिस्पैच डेट, इनवॉइस डेट और पेमेंट। तीनों में से अर्लियर जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। और मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो कब मिला, इनवॉइस कब दिया, पेमेंट कब आया, तीनों में से अर्लियर। क्लियर? ये सिर्फ एक पार्ट हुआ है, 3 पार्ट और बाकी है इसी तरह से डायग्राम से समझाना। ठीक है?